जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो हम लोग बात करेंगे आज सत्ता के साझेदारी के बारे में। तो बैक टू बैक आपको वीडियो मिल ही रहे हैं। अब आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग सत्ता के स्वरूप के बारे में देखेंगे कि सत्ता के कितने स्वरूप है जो प्रचलित मात्रा में हमारे पूरे विश्व में चल रहे हैं। तो टोटली हम लोगों ने कल जो है सत्ता के एक वैकल्पिक स्रोत के बारे में, यानी कि सत्ता का क्षैतिज वितरण के बारे में पूरा टॉपिक कवर किया था। और साथ में हम लोग ये भी हम लोगों ने कवर किया था कि राजनीति व्यवस्था जब राजाओं और महाराजाओं की चल रही थी तो उसमें किस कारण से विद्रोह हुआ और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से चीजें लाए गए। और फिर हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र व्यवस्था क्या होता है और एक अच्छे लोकतंत्र व्यवस्था में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो कल का जो टॉपिक था, अगर किसी ने मिस किया है और अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, सबसे पहले शुरुआत से सारे वीडियो को देखो, तब आपको समझ में आ जाएगी। आज के मोटिवेशनल कोट पे मैं बात करता हूं कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाके दिखा। अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से तकदीर की लकीर, लिख दे अपने खून से तकदीर की लकीर, और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो इसे मिटा के दिखा। और एक बात की, माँ तेरे हर बूंद को मोतीरा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखाएगा। तो आज का जो टॉपिक है इस पे हम लोग बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के स्वरूप के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कि सामान्यतः 4 तरह के सत्ता के वैकल्पिक, या मैं बोल सकता हूं कि 4 तरह के सत्ता के स्वरूप हमारे समाज में है पूरे विश्व में। तो इसमें से एक हम लोगों ने देखा था सत्ता का, जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था, सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी शक्तियां हैं वो किस तरह से विभाजित की जाती है। तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सत्ता के अंग थे। क्या थे? सत्ता के अंग। तो वास्तविक में जब हम लोगों ने जब कल का वीडियो लिया था तो उसमें मैंने एक बात बताया था कि जब राजनीति व्यवस्था चल रही थी तो उस समय सत्ता का बस एक अंग होता था और वो शासक होता था। शासक ही क्या करते थे? कानून को बनाया करते थे, और उस कानून को लागू करने का और उस कानून का देखरेख करने का काम भी किसका होता था? शासक का होता था। लेकिन जब इसमें बिखराव आना शुरू हो गया, शासक के शक्ति में बिखराव या शासन के शक्ति में बिखराव आना शुरू हो गया, तो बाद में जाके इन शक्तियों को बांटा गया, और यह शक्ति जो था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा गया, जो कि बाद में जाके बहुत अच्छा सा रूप गया। और मैं बोल सकता हूं कि बहुत अच्छा शासन व्यवस्था उसमें हुआ। तीनों जो है वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, मैंने सारा कुछ उस वीडियो में बताया है। तो एक बार आप वीडियो को जाके देख लो। तो आज हम लोग बात करते हैं सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे का। किसका? सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे का। तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे से आप समझिएगा कि इसमें जो सत्ता का बंटवारा होता है ये स्तर के आधार पे, किसके आधार पे? स्तर के आधार पे सत्ता का बंटवारा होता है। यानी कि इसमें आपको एक उच्च स्तर की सरकार देखने को मिलेगा और दूसरा एक निम्न स्तर का सरकार देखने को मिलेगा। तो ये जो सरकार है इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो समझिएगा मेरे लड्डुओं कि अगर हम बात करें उच्च स्तर की सरकार का, तो इसमें क्या होता है कि सत्ता का बंटवारा होता है। पहली बात, इसमें क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है जैसा कि हम लोगों ने बेल्जियम में देखा था, सत्ता के बंटवारे के बारे में। तो अगर हम बात करें कि यहां पे किस तरह से स्तर में बांटेंगे, सरकार को किस तरह से स्तर में बांटेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करता हूं। तो समझिएगा कि जब सत्ता को ऊर्ध्वाधर तौर से बांटा गया तो जिन्होंने भी इसको बांटने का काम किया उसने सबसे पहले क्या किया कि सत्ता को 2 हिसाब से बांटा। वो 2 हिसाब क्या था सर? तो मेरे लड्डुओं, वो 2 हिस्सा क्या था कि एक जो होगा वो पूरे देश को चलाने का काम करेगा। क्या करेगा? एक जो होगा वो पूरे देश को चलाने का काम करेगा, और दूसरा जो होगा वो क्या करेगा? किसी प्रांत को या किसी क्षेत्र को चलाने का काम करेगा। जैसे हमारे भारतवर्ष में 2 तरह की सरकारें चलती हैं। एक वो सरकार जो केंद्र स्तर पर बैठ के पूरे देश को संभालती है, तो ये सरकार क्या है? ये पूरे देश को संभालने वाली एक सामान्य सरकार है। एक स्तर की यह सरकार हो गई। दूसरा स्तर की क्या सरकारें होती हैं? तो हर राज्य का, हर एक प्रांत का अपना सरकार होता है जो अपने प्रांत के विकास के लिए आवाज या जोर उठाता है।
तो उस तरह का एक सरकार, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पूरे देश के लिए जो सरकार बनाया गया उसको संघ सरकार या केंद्र सरकार कहा गया। पूरे देश के लिए जो सरकार बनाया गया उसे संघ सरकार या केंद्र सरकार बोला गया। लेकिन जो प्रांत के लिए जो सरकार बनाया गया, जो प्रांत के लिए सरकार बनाया गया उसे राज्य सरकार कहा गया। क्या कहा गया? राज्य सरकार। और जो देश के लिए बनाया गया उसे संघ सरकार या केंद्र सरकार। तो मेरे लड्डुओं, यहां से क्वेश्चन आपका बनना शुरू होता है कि बताइए कि पूरे देश का सरकार या पूरे देश का सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप क्या बोलोगे? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ऐसा शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जो पूरे देश पे अपना शासन चलाएगा उसको क्या बोलेंगे? संघ सरकार या केंद्र सरकार। और ऐसा सरकार जो किसी प्रांत में या अपने राज्य में शासन चलाएगा उसको राज्य सरकार बोलेंगे। अब यहां पे एक बात को दूर में करता हूं कि आखिर राज्य सरकार को बनाने का क्या कारण था? चाहता तो केंद्र सरकार के हिसाब से भी देश को चला सकता था। तो समझिएगा मेरा बात कि अगर मान लो कि सोच लो एक टाइम के लिए कि देश में केवल केंद्र सरकार है, राज्य सरकार नहीं है। हमारे भारतवर्ष में केवल केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है नहीं। तो पहले एक बार इमेज आप लोग कर लो। आप लोगों ने कर लिया मेरे लड्डू। तो समझिएगा कि अगर केंद्र को सारा भार दे दिया जाए कि पूरा देश को चलाना है, तो कुल मिला के जितने भी हमारे राज्य हैं, मान लो कि एक देश में 8-10 राज्य है और 10 राज्य मिलकर पूरा देश बनता है और उस देश को कोई एक व्यक्ति चला रहा है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जिसकी सरकार होगी, जो सत्ता पे बैठेगा, उसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा और वो 10 के 10 राज्य को देख नहीं पाएगा। जैसे बोलने का मतलब है कि आपके पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या हर एक वार्ड के लोगों के बारे में जानकारी रख सकता है क्या? आप देखोगे ना कि आपका जो पंचायत होता है इसमें क्या होता है कि मुखिया हुआ और मुखिया के अंडर में वार्ड होते हैं। वार्ड क्या होते हैं कि आपका जो मोहल्ला होता है उसका वो मालिक होता है। तो मुखिया क्या करते हैं? बता देते हैं कि जो लोग वार्ड सदस्य हैं वो लोग अपने क्षेत्र को देखने का काम करते हैं, यानी कि जिस मोहल्ले में वो रहते हैं कि वहां पे सफाई है क्या नहीं, उसमें किसको कोरोना का टीका लगा है कि नहीं, किस तरह का फैसिलिटी सरकार दे रही है, इस तरह का बात जो है उनको सिखाया जाता है। और वो उस सारे रिपोर्टों को किसको देते हैं? जो मुखिया होता है उनको रिपोर्ट देते हैं। जिस तरह से हेडमास्टर जो होता है वो केंद्र सरकार है, तो जितने भी क्लास टीचर होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं? वो सारे क्या होते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत। आप सोच सकते हो, जैसे कि बोलने का मतलब है कि केंद्र में बैठा हुआ एक आदमी ये तो सभी क्लास में जाके पढ़ा नहीं सकता एक टाइम पे। अगर मान लो कि किसी स्कूल को केवल एक हेड टीचर चला रहे हैं तो वो सभी कक्षाओं में जाके क्लास नहीं ले सकते। तो इसके लिए कि सभी क्लास में बराबर का विकास हो तो हर क्लास में क्या रखा गया है? स्कूल का जो आपका क्लास टीचर होता है उसको बना दिया गया है। तो अगर क्लास 6 में आप हो और कोई आपका बहन क्लास 7 में है तो क्लास 6 वाला जितना भी उसका जरूरत का सामान होगा, खेलने का, खाने का, बैठने का, या क्लास 8 में जितना खेलने बैठने का सामान होगा उसका सब लिस्ट बना के जो आपके क्लास टीचर है वो क्या करेंगे? प्रिंसिपल को दे देंगे और प्रिंसिपल फिर क्या करेगा? उसके हिसाब से आपके जरूरतों को पूरा करेगा। तो उसी तरह केंद्र सरकार क्या करती है कि राज्य सरकार के जरूरतों को पूरा करने का काम करती है। बात क्लियर है? यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा, अगर हम बात करें केवल केंद्र सरकार का, तो आप जितने भी आप देशों का नाम जानते हो, अगर सभी देशों में लोकतंत्र व्यवस्था है तो सब में आपको केंद्र सरकार देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला मेरे रसगुल्लो कि अगर किसी देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, वहां पे संविधान का निर्माण किया गया है, तो हर जगह आपको केंद्र या संघ सरकार देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब बात रहा राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार किसी किसी देश में होता है, किसी किसी देश में नहीं होता है। लेकिन मुख्यतः अगर मैं भारत का बात करूं तो भारत में जो प्रांतीय स्तर की जो सरकार होती है उसको राज्य सरकार बोला गया है। लेकिन प्रांत सरकार जो होता है, प्रांतीय जो सरकार होता है या किसी क्षेत्र का जो सरकार होता है, वो क्या होता है कि उसको अलग अलग देश में अपने हिसाब से उसको अलग अलग तरह से नाम दिया गया है। लेकिन मैं केवल भारत का बात कर रहा हूं, तो भारत में जो प्रांत स्तर की जो सरकारें होती हैं उसको क्या बोला गया है? उसको राज्य सरकार बोला गया है। अब यहां पे एक बात गौर कीजिएगा कि अगर मैं बात करूं सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे में, तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है मेरे लड्डुओं कि बताइए कि सबसे उच्चतम स्तर की सरकार क्या है? तो आप क्या बोलोगे? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के बाद सबसे न्यूनतम सरकार क्या है? तो आप क्या बोलोगे? राज्य सरकार। बात क्लियर है? यहां तक इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे रसगुल्लो। अब आप समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें
कि जिस तरह से ऊर्ध्वाधर जो हम लोगों ने देखा कि सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा देखा, तो क्या ये जो बंटवारा है ये सभी देशों में देखने को मिलता है क्या? अब तो क्वेश्चन आपके मन में आया होगा ना कि सर जिस तरह से भारत में इस तरह का सत्ता व्यवस्था है कि यहां पे केंद्र स्तर की सरकारें भी हैं और राज्य स्तर की सरकारें भी हैं, तो क्या सर जितने भी देश हैं क्या सभी देशों में सत्ता का इसी तरह का बंटवारा देखने को मिलता है क्या? तो मेरे रसगुल्लों में आपको बता दो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा का बात करूं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, यानी कि किसी किसी देश में आपको इस तरह का बंटवारा देखने को मिलेगा। और रही बात सर चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर वहां पे बंटवारा नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे एक ही तरह का सरकार देखने को मिलेगा और वो केंद्र सरकार देखने को मिलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर जो निम्न स्तर की जो सरकार थी, यानी कि जो राज्य सरकार था, जो प्रांतीय सरकार था, तो क्या सर वो हर देश में आपको देखने को मिलेगा क्या? तो जब हर देश में ऊर्ध्वाधर बंटवारा नहीं देखने को मिलेगा मेरे लाडलो, हर देश में अगर ऊर्ध्वाधर बंटवारा देखने को नहीं मिलेगा मेरे लाडलो, तो आप बताओ हर देश में क्या प्रांत या क्षेत्र सरकार हो सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं। आप क्या बोलोगे? नहीं। तो बात यहां पर समझ में आ गया कि अगर किसी देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा नहीं हो रहा है, सुनोगे गुरुजी, कि अगर किसी देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा नहीं हो रहा है तो उस देश में केवल आपको केंद्र सरकार ही देखने को मिलेगा, जिसका दूसरा नाम क्या है? संघ सरकार। और उस देश में आपको प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार देखने को नहीं मिलेगा। कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा नहीं होता है। यहां तक बात क्लियर है? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप समझिएगा कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे में पूरा जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको दो स्तर में बांट देते हैं। एक उच्च स्तर जिसको केंद्र सरकार बोला गया मेरे लड्डू, और एक निम्न स्तर की सरकार है जिसको राज्य सरकार बोला गया है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर दोनों तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी है किसी देश में, राज्य सरकार भी किसी देश में, क्या इंडिया में ही देखो दोनों तरह की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है, और साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे केंद्र सरकार है वो भी है। तो सर ये किस तरह से काम करते हैं और इसके बारे में किस तरह का प्रावधान जो है वो संविधान जारी करता है, इसके बारे में मेरे को बताइए गुरुजी। इस तरह का क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। तो अगर हम लोग बात करें प्रांतीय क्षेत्र व्यवस्था वाला जो भी देश है या जिस भी देश में ऐसा व्यवस्था चलता है, तो वो क्या करता है कि पहले ही अपने संविधान में यह स्पष्ट रूप से बोल देता है, पहले ही अपने संविधान में यह स्पष्ट रूप से बोल देता है कि जो भी हमारे देश में केंद्र सरकार होंगे या जो भी हमारे देश में राज्य सरकार होंगे, वो दोनों क्या करेंगे कि सत्ता का जो बंटवारा होगा वो बराबर तरह से, या मैं बोल सकता हूं कि दोनों के बीच में विभाजित करके, कि जिस तरह से दोनों के बीच में संतुलन बना रहे, इस तरह से वो क्या करेंगे? सत्ता का बंटवारा कर देंगे। मैंने क्या बोला कि किसी देश में लड्डुओं, अगर किसी देश में इस तरह का सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा का विचार है तो दोनों सरकारों के बीच में झगड़ा ना हो, इसीलिए पहले ही संविधान में एक चीज का वर्णन कर दिया जाएगा कि क्या वर्णन कर दिया जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा होगा, इस तरह का प्रावधान कर दिया जाएगा। कारण समझेगा कि क्या कारण है गुरुजी की इस तरह का प्रावधान पहले ही संविधान में लागू कर दिया जाएगा। तो मेरे लड्डुओं समझिएगा बात को कि अगर संविधान इस तरह के प्रावधान को नहीं लिखती है तो दोनों सरकारों के बीच में आपसी मतभेद बढ़ेगा, दोनों सरकारें एक दूसरे से उस मतभेद के कारण दूर जाएंगे और सत्ता का बिखराव शुरू हो जाएगा। और जब भी सत्ता का बिखराव शुरू होता है मेरे लड्डुओं, तो गृह युद्ध की स्थिति पनप जाती है। यहां तक बात क्लियर है? तो अब यहां पे बात रहा कि किस तरह से संविधान जो है इसको स्पष्ट कर देती है कि किसी देश में अगर सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है और उस देश में या उस क्षेत्र में केंद्र स्तर की सरकारें या प्रांत स्तर की अगर सरकारें हैं तो वो किस तरह से काम करेगी, उनमें सत्ता का बंटवारा होगा। इस तरह का स्पष्टीकरण जो होता है संविधान में लिख दिया गया है। हमारे भारत देश में ही देख लो। अब समझिएगा कि एक दो को मेरे होशियार बच्चे होते हैं और वो मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि सर जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा में केंद्र स्तर और निम्न स्तर, यानी कि मैं बोल सकता हूं उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारें होती हैं, तो क्या सर ये जो सरकार है केवल राज्य तक ही सीमित है क्या? मैंने क्या बोला कि जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, तो मैंने 1 और 2 के बारे में बात किया कि नंबर 1 पे जो होगा वो राज्य केंद्र स्तर की सरकारें होंगी और नंबर 2 पे जो होगा वो राज्य स्तर की सरकारें होंगी। अब मेरे बहुत से मेरे ऐसे शेर शेरनियां होंगे या मेरे ऐसे बहुत से लड्डू होंगे, ऐसे मेरे रसगुल्ले होंगे जो मेरे से क्वेश्चन करेंगे
कि सर आप मेरे को बताइए, क्या के राज्य स्तर की सरकार के नीचे भी कोई सरकार होता है क्या? तो हाँ मेरे लड्डुओं, होता है। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये कौन कौन सी सरकारें होती हैं? तो मेरे लड्डुओं, अगर मैं बात करूं कि राज्य स्तर से नीचे की जो सरकारें होती हैं या राज्य स्तर से नीचे की जो स्तर होती हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, वो एक होता है नगर पालिका और दूसरा क्या होता है? पंचायती व्यवस्था। पहला क्या होता है? नगर पालिका, दूसरा क्या होता है? पंचायती व्यवस्था। तो मारो लड्डुओं, मारो रसगुल्लो, यहां से क्वेश्चन आपको बनना शुरू होता है कि राज्य स्तर में सबसे निचला स्तर की सरकार क्या है? तो आप क्या बोलोगे? पंचायती व्यवस्था। आपको पूछा जाएगा बताइए राज्य स्तर में सबसे निचला जो व्यवस्था है, सत्ता का स्तर जो है वो क्या है? तो नगर पालिका। और आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में सबसे निचले स्तर की सरकार क्या है? तो आप क्या बोलोगे? पंचायती व्यवस्था या पंचायत का जो सरकार होता है जिसमें मुखिया हो गया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, ये सारे जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो समझिएगा कि पंचायत स्तर के लिए पंचायत सरकार और जो नगर होता है उसके लिए नगर पालिका जो होता है वो बनाया जाता है। तो नगर में कोई कानून बनेगा, जिस तरह अगर देश में कोई कानून बनाना होता है तो संघ या केंद्र सरकार उसका जिम्मा लेती है। राज्य स्तर पे कोई कानून बनाना होता है तो राज्य सरकार उसका जिम्मा लेती है। उसी तरह अगर किसी नगर में यानी कि किसी शहर में अगर कोई कानून व्यवस्था बनानी है तो उसको देखने का काम कौन करेगा? नगर पालिका। और आप लोग जानते हो कि नगर पालिका जिस क्षेत्र में आता है वहां पे सफाई के लिए गाड़ियां भी होती हैं, नालियां भी बनाई जाती है, बिजली भी अच्छे ढंग से होती है, तो नगर पालिका हो गया। और पंचायत में अगर किसी व्यवस्था को लागू करना है तो आपको पता है मुखिया, सरपंच, ये सब जो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, जो वोट से जीतते हैं, वो लोग उस कानून को लगाने का काम करते हैं या उस बिल को, उस विधेयक को पास करने का काम करते हैं। आप बोलोगे हाँ गुरुजी मेरे को तो समझ में आ गया। अब मेरे को बताओ, अगर आपसे एक शॉर्ट में पूछ लूं कि लड्डुओं मेरे को बताओ ये ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा क्या है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जेक देने वाली है, तो आप किस तरह का आंसर लिखोगे? तो मेरे लड्डुओं आपको लिखना बस ये है कि सरकार का उच्च स्तर और निम्न स्तर में, मैंने क्या बोला कि सरकार का या सत्ता का उच्च स्तर और निम्न स्तर में बंटवारा या बांटना ही क्या कहलाता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहा जाता है। क्या मैंने बोला मेरे रसगुल्लो कि सत्ता का उच्च स्तर तथा निम्न स्तर के बीच में ये जो बांटना होता है ना सत्ता का, यही बांटना क्या कहलाता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहा जाता है। यहां तक तो समझ में आ गया है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया है और वहां समझ में आ गया है। अब आप समझिएगा कि हाँ मैं बोल ही रहा हूं कि रक्त बहा के श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। अरे मांझी हो रे मांझी, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है। अब ये तो हम लोग का दूसरा नंबर का पॉइंट था। पहला हम लोगों ने क्षैतिज वितरण देखा, दूसरा हम लोगों ने सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण देखा। अब जो है मेरे गुरुजी, मेरे रसगुल्लो, अब हम लोग देखेंगे सत्ता का सामुदायिक स्तर पर बंटवारा। क्या देखेंगे? सत्ता का सामुदायिक स्तर पर बंटवारा। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं गुरुजी। तो समझिएगा आप लोग, अगर मैं बात करूं सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे का, तो हमारा पहले समुदाय कैसा है पहले इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप भारत का बात करो या बेल्जियम का बात करो या श्रीलंका का बात करो या बेरूत का बात करो, जिसका भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, तो जिस तरह से बेल्जियम में डच भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मनी भाषा, इस तरह की जातियां थी। हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में कुछ तमिल लोग थे जो हिंदू और मुसलमान धर्म को मानते थे, और कुछ सिंगली जो थे वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, और कुछ ईसाई जो लोग थे वो लोग दोनों धर्म को मानते थे। तो इस तरह दोनों भाषाएं बोला करते थे। इस तरह का हम लोगों ने देखा। जब हम लोगों ने बेरूत गए हम लोग, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ कैथोलिक धर्म के लोगों को देखा, कुछ हम लोगों ने सुन्नी मुसलमानों के बारे में पढ़ा, कुछ हम लोगों ने शिया मुसलमानों के बारे में पढ़ा। तो इस तरह का पूरा समाज में था। लेकिन अगर मैं भारत का बात करूं तो भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह हैं, जैसे कि आप देख लो, जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह है, और उनकी भाषाओं का बात करें या उनका धर्म का बात करें तो सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो सरकार ने एक नीति बनाया कि अगर विभिन्न तरह के धर्म पाए जाते हैं क्षेत्र में, तो हर धर्म की अपनी खास विचारधारा होगी, और उस विचारधारा को उस धर्म के लोग या जनता चाहेंगे कि मेरा जो विचार होगा वो थोड़ा आगे जाए।
इस तरह का भावना होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में जो सिंहली भाषी के लोग थे, जब उनको सत्ता मिला बहुसंख्यक के आधार पे, तो उन्होंने तांडव कर दिया, पूरे क्षेत्र में क्या किया, तांडव कर दिया। लेकिन जब हम लोगों ने बेल्जियम का बात देखा तो बेल्जियम में तांडव को नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छा सा साफ सुथरा संविधान बनाया। लेकिन जब हम लोगों ने बेरूत शहर का बात किया तो वहां पे धर्म के हिसाब से, जब हम लोगों ने खलील की समस्या पढ़ा था तो धर्म के हिसाब से सारी चीजों को कर दिया कि जो राष्ट्रपति का पद फलना धर्म को दे दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री का पद फलना को दे दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मुख्यमंत्री का पद उसको दे दिया जाएगा, उप मुख्य इसका हो जाएगा, सांसद कोई और बन जाएगा। इस तरह का हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह से अगर बात करें तो अगर समुदाय में अलग अलग समूहों के धर्म होते हैं तो उनके बीच में सत्ता का किस तरह का बंटवारा देखा जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। कि मैंने क्या बोला मेरे रसगुल्लो, कि अगर सत्ता में या समुदाय, अगर किसी शासक वाले क्षेत्र में जहां पे शासन व्यवस्था चल रही है वहां पे अलग अलग धर्म के बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे किस तरह का सत्ता का बंटवारा होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि विभिन्न समूहों, भाषाओं और धार्मिक समूहों के बीच में सत्ता को कैसे बांटा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम लोग उदाहरण का बात करें, गुरुजी कुछ उदाहरण दे दो, तो मैंने अभी बेल्जियम के बारे में बताया। तो अगर हम लोग बात करें कि सामूहिक या सामुदायिक स्तर पर सत्ता का बंटवारा का सबसे अच्छा अगर उदाहरण का बात करें, मैंने क्या बोला मेरे रसगुल्लो, कि सामुदायिक स्तर पर अगर मैं बात करूं सत्ता के सबसे अच्छा बंटवारा का, तो वो क्या है, बेल्जियम का बंटवारा। हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम के बंटवारे के बारे में, नहीं देखे हो तो वीडियो देख लो। मैं हर बार बोलता हूं चीजें वहीं से आती हैं जहां से आपने स्टार्ट करी है, तो पीछे जाके जरूर एक बार देखो। तो बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में क्या किया गया था, सामुदायिक सरकार बनाया गया था और इस सरकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो थोड़ा हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम में किस तरह का समुदाय था। तो यहां पे क्या होता है कि जो सामुदायिक सरकार के क्या करते हैं, हर एक भाषा के, हर एक धर्म के लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ते और वो जीत जाते हैं। और जीतने के बाद क्या करते हैं कि वो अपने धर्म को और जाति व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, अपने आप को विकास करने के लिए क्या करते हैं कि वो केंद्र स्तर पर जो सरकारें बनी थी उनके बातों को सुनते और उनमें प्रावधान को जारी करने का काम करता। इस तरह का हम लोगों ने बात देखा था। लेकिन अगर बात करें कि सामुदायिक सरकार जो है वो क्या है कि विभिन्न समूहों के, भाषाओं के, धर्मों के बीच में सत्ता का बंटवारा करने वाला एक सरकार के रूप में हम लोग जान सकते हैं, जिस तरह से हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार देखा था। तो अब बात समझेगा कि आखिर सामुदायिक सरकार को क्यों बनाया गया था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, उसमें से कुछ जो लोग होते हैं वो कमजोर होते हैं, कमजोर समुदाय होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं। तो ताकतवर लोग कमजोर समुदाय के ऊपर ज्यादा परिताड़न ना करे, इसी के लिए क्या किया गया कि सत्ता का सामुदायिक बंटवारा किया गया है। तो अगर कुछ देशों की बात करें तो उन्होंने सामुदायिक स्तर पे सरकार का जब बंटवारा किया तो उन्होंने अपने संविधान में या अपने कानून व्यवस्था में एक लाइन लिख दिया कि जो भी समुदाय कमजोर होंगे या महिलाएं भी कमजोर है कि नहीं, तो जो भी समुदाय कमजोर होंगे या जो भी जितने भी महिलाएं हमारे क्षेत्र में होंगे उनको प्रशासनिक और विधायिका कार्य में और प्रशासनिक व्यवस्था में उनको हिस्सा दिया जाएगा। तो हमारे देश में भी देख लो कि जितने भी कमजोर समुदाय हैं उनके लिए भी कानून बनाया गया है और उनको प्रशासनिक व्यवस्था में लाने के लिए भी बहुत सारा काम किया गया है। महिलाओं के लिए स्पेशल सारा चीज किया जाता है। अगर आज झारखंड का वैकेंसी निकलता है तो महिलाओं के लिए आरक्षित दिया जाता है। चुनाव भी होगा तो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर मैंने तो सुना था, भाई मैं वही पढ़ा रहा हूं। तो समझिएगा, अगर कुछ देश क्या करते हैं कि जो भी कमजोर समुदाय के लोग होते हैं और जितने भी महिलाएं होते हैं उनको विधायिका यानी कि कानून बनाने के लिए और प्रशासन चलाने के लिए उनको हिस्सा दिया जाता है। अब आप बोलोगे मेरे बच्चों कि सर गुरुजी मेरे को यह बताएं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिनको कमजोर या जिनको कमजोर बोला जाता है, कौन से समुदाय होंगे? तो आपने एक आरक्षण वर्ड का बात सुना होगा, आरक्षित लोग। क्या आरक्षित लोग? जो हमारे इस झारखंड वाले क्षेत्र में SC ST के लोग आते हैं, उस जाति के मैं लोगों का बात कर रहा हूं। तो आपको पता है इनको हर चीज में आरक्षण दिया जाता है, इनको चुनाव में आरक्षण दिया जाता है, इनको हर चीज में आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि नौकरी में हो गया या हर एक चीज में आरक्षण दिया जाता है। ये सरकार की नीति है, सरकार जाने किन चीज आरक्षण दिया जाता है।
तो आप देखोगे कि जिन जिन क्षेत्रों में कमजोर समुदाय के लोग होते हैं और जिन क्षेत्रों में महिलाएं कमजोर होती हैं, उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि उन क्षेत्रों में आरक्षित चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है? आरक्षित चुनाव किया जाता है कि फलना एरिया से केवल यही समुदाय के लोग लड़ सकते हैं और यही समुदाय लोग जीतेंगे। क्यों? कारण समझेगा कि इससे एक चीज का होता है कि आखिर अब देखिएगा यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आरक्षित ही लोग क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया से लड़ सकते हैं। कि मान लो कोई एक क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बाकी एक विकसित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में कोई अगर विकसित व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी दम पे हो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर उस क्षेत्र में कोई पिछड़ा हुआ आदमी अगर आगे आता है तो उससे उस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि बोला गया ना कि जो गड्ढे जो पानी में गिरेगा ना उसको पता होता है कि पानी का गड्ढा कितना होता है। बात करें तो उसी तरह जब आरक्षित चुनाव वाला क्षेत्र में, जब आरक्षित चुनाव वाला क्षेत्र का मैं बोल सकता हूं कि मैं अगर उदाहरण का बात करूं तो वहां पे कुछ सीटें जो होती हैं जो रिजर्व कर दी जाती है कि ये फला फला कास्ट के लोग होते हैं या फला फला लोग ही जो है वो लड़ सकते हैं, तो वहां से उनके सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है कि उनके सीटों को आरक्षित करने का क्या कारण है? सर गुरुजी मेरे को यह बताएं कि उनके सीटों को आरक्षित करने का क्या कारण है। तो लड्डू वो समझेगा कि इससे क्या होता है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग कमजोर समुदाय के लोग हैं, या अगर महिलाओं का बात करें उनको अगर जगह दे दिया जाता है, जैसे आप लोग देखोगे कि ग्राम पंचायत के चुनाव में मुखिया जो होगा कहीं कहीं पे प्रावधान होता है कि केवल लेडीज ही खड़ा हो सकती है। तो इससे क्या होता है, महिलाओं को शासन व्यवस्था में आगे किया गया है, जिससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हम लोग शासन व्यवस्था से अलग नहीं है। उनको क्या लगेगा कि हम लोग शासन व्यवस्था से अलग नहीं है, हम लोग शासन का ही एक अंग है और हम लोग जो है वो देश का एक हिस्सा है। अगर सोचो कि मैंने वो उदाहरण बताया था ना कि आप लोग 4-5 दोस्त पिकनिक किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी पे गए हो, 4 दोस्त मिलकर फोटो खिंचा रहे, आपको फोटो नहीं खींचने दे रहा है, तो आपको कितना कल्ट महसूस होगा, आप उस वातावरण से अलग हो जाओगे। तो उसी तरह से अगर समुदाय में कोई कमजोर वर्ग है तो उसको भी आगे लेके जाना है, सरकार की सी नीति होती है। इसीलिए वो लोग आरक्षित चुनाव वाला क्षेत्र का एक जगह तैयार कर देता है जिसमें किसी खास किस्म के या खास जाति के, खास धर्म के, खास भाषा के लोग ही क्या कर सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग अल्पसंख्यक होते हैं। कैसे होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आखिर सामुदायिक जो सत्ता का बंटवारा है, आखिर सामुदायिक सत्ता का जो बंटवारा है ये क्या है? क्वेश्चन आ सकता है मेरे रसगुल्लो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि सत्ता का सामुदायिक जो स्तर पे बंटवारा है ये क्यों होता है, इसके बारे में आप मेरे को बताएं। तो अगर एक लाइन में अगर एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे जवाब दोगे? आप सीधा लिख सकते हो ना कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, ये समुदाय के स्तर के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, इस व्यवस्था से क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक जो समुदाय होती है, जिनकी संख्या समाज में कम है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहां पे जिनकी संख्या कम है, उनको क्या मिले, उचित तरीके से सत्ता में साझेदारी दी जाए, उनको उचित तरीके से सत्ता में साझेदारी दी जाए। इसीलिए इस व्यवस्था का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है। कारण तो मैंने आपको बता दिया ना कि इससे सबसे बड़ा चीज होता है कि जो अमीर यानी कि जो ताकतवर वर्ग होते हैं इनका शोषण ना कर पाए और ये खुद को उस व्यवस्था से, पूरी शासन व्यवस्था से अलग ना समझ पाए, इसीलिए क्या होता है कि इनको आरक्षित वर्ग के रूप में रखा जाता है और इनका आरक्षित चुनाव होता है जिनमें केवल यही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ सीटें जो होती है आरक्षित कर दी जाती है। बात करें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग बस एक टॉपिक को लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक अनाउंसमेंट है, मैं चाहता हूं कि आज के दिन हम लोग एक वार्तालाप करेंगे, यानी कि ऐसा तो लाइव सेशन आ नहीं सकता मैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरा कम्युनिटी पोस्ट जो है यूट्यूब चैनल का वो खुल चुका है, तो मैं एक पोस्ट कर दूंगा कि संडे वार्ता का एक प्रोग्राम मैं रखना चाहता हूं जिसमें आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन हो या जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैं वो सबका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पूछ सकते हो। तो ये जो होगा संडे वार्ता, ये अगले संडे से हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू कर देंगे। तो आई होप आज का क्लासेस आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और रही बात सपोर्ट करें, जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।